हम आज चर्चा करने वाले हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पे, राजनीतिक जो कार्यपालिका है उसकी हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है? तो एक बार स्क्रीन में समझ लेते हैं इसको। देखिए, हमेशा हमने देखा है कि अगर कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो उससे क्या निकल के आया है? एक क्या बनाया गया है? एक स्टेट। क्या बनाया गया है? एक स्टेट जिसे हम स्टेट राज्य कहते हैं। अब राज्य जो है, जो स्टेट जो है, वो तो अपने में एक अमूर्त है। अमूर्त मतलब क्या होता है? ये एक इमेजिनेशन है, ठीक है? निबंध है। जी। यानी कि ये एक इसका एक असल है ना, आपको कहीं स्टेट आपने सुना होगा स्टेट स्टेट, पर स्टेट का कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, ये एक सोच है, एक अमूर्त है ये, ठीक है? अब इस स्टेट को रिप्रेजेंट करती है सरकार। कौन करती है? रिप्रेजेंट करती है। कभी इस स्टेट को रिप्रेजेंट करता है कौन? किंग। कभी इस स्टेट को रिप्रेजेंट करती है कोई एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, और कभी इस स्टेट को रिप्रेजेंट करता है लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी। और आजकल सभी लोग किस तरफ चले गए हैं? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की तरफ, ठीक है? अब यहाँ से ये बात समझ में आ गई है, तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया है कि कहीं न कहीं ये समझकर मुझे क्या समझ में आया? ये समझ में आया कि स्टेट को ही रिप्रेज़ेंट कौन करती है? गवर्नमेंट। आज के हिसाब से अगर मैं भारत की बात करूँ तो, राइट? अब ज़्यादातर हम कहते हैं स्टेट के 3 अंग हैं, एग्ज़ीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। ज्यूडिशियल, ठीक है? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, ठीक है? अगर अब ये फ़ॉर्मूला लग गया, वैसे ही गवर्नमेंट के भी कितने अंग हैं? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। इसीलिए कभी-कभी हमें कन्फ्यूजन होता है। जब मैंने पढ़ना शुरू किया था, तो मैं बहुत कन्फ्यूज़ हो जाता था पहले, क्योंकि जब कोई कभी सर हमें पढ़ाते थे, कभी वो स्टेट बोल देते थे, स्टेट के 3 ऑर्गन हैं, कभी वो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन हैं बोलते थे, तो मुझे कन्फ्यूजन हो जाता था। पर ये बाद में समझ में आया। तो मुझे उम्मीद है, हम चाहे स्टेट के 3 ऑर्गन बोलें या गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन बोलें, हमें अब कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। येस और नो? यस सर। ठीक है। अभी चलिए मैं जो वास्तविकता है गवर्नमेंट के 3 अंग ले रहा हूँ। अब 3 अंगों में से अभी हमने देखा एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, लेजिस्लेटिव व्यवस्थापिका और जुडिशियली न्यायपालिका। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? एग्जीक्यूटिव। और एग्जीक्यूटिव को भी हम 2 में डिवाइड करेंगे, राइट? एक होता है टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव्स और एक होता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। जो टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव होते हैं, ये ज़्यादा इलेक्ट होके आते हैं, निर्वाचित होके आते हैं, चुनाव के द्वारा आते हैं। और जो परमानेंट होते हैं, ये लोग अपॉइंटमेंट के द्वारा आते हैं। इनको अपॉइंट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम। एग्जाम और एग्जाम। और यहाँ पर परमानेंट से मेरा मतलब है जब तक इनका रिटायरमेंट नहीं होगा, ठीक है? रिटायरमेंट तक ये अपनी सीट पे बने रहेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा एक है आपके टेम्परेरी अस्थाई और एक है आपके स्थाई परमानेंट। और हमने ये भी देखा जो अस्थाई है टेम्परेरी है वो निर्वाचित होके आते हैं, और जो स्थाई हैं परमानेंट हैं वो कैसे आते हैं? एग्जाम क्लियर करके उनकी नियुक्ति होती है। और आप लोग जिस चरण में जा रहे हैं, आप लोग क्या बनने वाले हैं? परमानेंट। ठीक है, आप इस लेवल में जाने वाले हैं। अब ध्यान से सुनेंगे, टेम्परेरी है, पर जो टेम्परेरी है इन्हीं के पास रियल पावर है। इन्हीं के पास क्या है? रियल पावर। एक बार मैं इसे मिटा रहा हूं, ठीक है? यानी कि एग्जीक्यूटिव में हमने क्या देखा? एक तरफ टेम्परेरी देखे और एक तरफ क्या देखे? परमानेंट। जो टेम्परेरी है असल में रियल पावर किसके पास है? इनके पास। और इनके पास कोई रियल पावर नहीं है, इनके पास सिर्फ एक ही पावर है, एग्जीक्यूट करने की। यानी कि जो जिनके पास रियल पावर है, दे कैन टेक डिसीजन। और यहां पर हम लिखेंगे दे कैन ओनली सजेस्ट। ये सिर्फ सजेशन दे सकते हैं, डिसीजन नहीं ले सकते। क्या मैं समझा पाया? जी सर। ठीक है। अब यहाँ पर है ना, देखिए टेम्परेरी वालों को रियल पावर दे रखी है, यानी कि फैसले ये ले सकते हैं, और जो स्थायी हैं परमानेंट हैं उनको कोई पावर नहीं दे रखी। तो सुन के अजीब सा लग रहा है ना? इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे ये कारण है
क्योंकि सिस्टम है डेमोक्रेसी। सिस्टम यानी कि तंत्र क्या है? डेमोक्रेसी, लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में हमेशा जो लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा, जो लोगों का रिप्रेजेंटेशन करेगा, उसी को तो रियल पावर देनी पड़ेगी। उसी उसी को तो डिसीजन बनाने की पावर होगी। तो इसीलिए ये लोग, इनके पास रियल पावर इसलिए है, या ये लोग डिसीजन इसलिए ले पाते हैं बिकॉज़ दे आर इलेक्टेड। ये लोग निर्वाचित हैं, और जो लोग इलेक्टेड होते हैं वो जनता का रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या मैं समझा पाया? जी सर। इसीलिए लोकतंत्र जो ये हमारा सिस्टम है, इसमें ऑब्वियसली ज़्यादा पावरफुल कौन होगा? एक डीएम साहब बैठे हैं, और डीएम साहब ऑब्वियसली एक डिस्ट्रिक्ट के हैं ये, डिस्ट्रिक्ट के हेड हैं ये। अब डिस्ट्रिक्ट में सबसे बेसिक यूनिट क्या आती है? गाँव। विलेज। और गाँव का एक है ग्राम प्रधान, कौन है? गाँव। और आपको दिखता होगा कि ग्राम प्रधान जो है वो डीएम से रिपोर्ट माँग लेता है। कभी-कभी आपने देखा, कभी आपको अगर है ना, कभी आपने इस चीज़ को महसूस किया होगा, तो आपको उस समय गलत भी लगेगा। आप सोचोगे यार, हम इतनी पढ़ाई करके इतनी मेहनत कर रहे हैं, है ना? इतना समय अपना जवानी का बिता रहे हैं पढ़ाई में, और इवेंचुअली ये ग्राम प्रधान डीएम को कुछ नहीं समझता। तो आपको थोड़ा अजीब-सा लगेगा, पर रियलिटी ये है कि ग्राम प्रधान और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में ग्राम प्रधान एक निर्वाचित है, और लोकतंत्र में असल शक्ति किसको दी जाएगी? ग्राम ग्राम प्रधान जो प्रधान, निर्वाचित है। ठीक है? तो मन में ये प्रश्न आता है ना, इतना पढ़ लिख के हमने क्या कर लिया, ठीक है? पढ़ लिख के हम क्या बनेंगे? इस तरह से बातें हमारे मन में आती है, पर एक चीज़ हमेशा याद रखना, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, तो आप सभ्य होंगे। सभ्यता और पढ़ाई-लिखाई का कोई संबंध नहीं है। आजकल के समय में तो जो जितना पढ़ा लिखा है, वो उतना एटीट्यूड वाला है। येस और नो? यस सर। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो लोग नहीं भी पढ़े लिखे थे, उन्होंने भी साम्राज्य बनाए हैं। क्या मैं हैदर अली जानते हैं आप लोग? पढ़ेंगे हम लोग इनके बारे में। यस सर, टीपू सुल्तान के फादर थे। फादर हैदर अली, क्या ये पढ़े लिखे थे? नो सर। नो सर। और मैसूर साम्राज्य बनाने में किसका मेन हाथ है? हैदर अली। हैदर हैदर अली। ठीक है? तो मुझे उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि हम क्या सर पढ़ने वाले हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर हम ये भी बोल सकते हैं कि जैसे परमानेंट ने आपने बताया कि परमानेंट को रियल पावर नहीं देती, टेम्परेरी को देती है। हाँ तो जी। परमानेंट को हम ये भी तो बोल सकते हैं कि भाई परमानेंट को हम रियल पावर इस वजह से भी नहीं देते कि ये फ्यूचर में जाकर डिक्टेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो, ये जो आप सर। कह रही हैं, एक सेकंड पहले वर्षा जी का बात। वर्षा जी, जो आप कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं, आई एग्री। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। पर आप समझो, हमारा सिस्टम है लोकतंत्र, क्या है? लोकतंत्र। लोकतंत्र में लोगों का तंत्र तभी हो पाएगा जब एक है लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, और दूसरा है जो एग्जाम के द्वारा पास हो रहा है। लोग उसे पसंद करे ना करे, वो दिमाग का अच्छा है, एग्जाम क्रैक कर दिया। अब आप समझ रही हो लोकतंत्र में ज्यादा पावर किसको देनी है? तो बच्चे देते हैं। हाँ, हर सिस्टम का, मैंने कहा ना, लोकतंत्र एक तंत्र है, सिस्टम है, और सिस्टम क्या चलता है, अलग-अलग कंपोनेंट्स है, अलग-अलग ऑर्गन होते हैं उसमें। तो हमारे वहाँ ये ऑर्गन नहीं होगा लोकतंत्र में कि जो नियुक्त होके आया है उसको हम पूरी पावर दे देंगे, मतलब ही नहीं होता, वरना तो फिर लोकतंत्र का मतलब ही नहीं हुआ, राइट? और वो आगे चल के, जैसे आप कह रही थी, बिल्कुल सही कह रही थी, वो कहाँ डाइवर्ट होने लग जाएगा? तानाशाही में। तानाशाही की तरफ। पर हमारा एक सिस्टम लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में नियुक्ति से ज्यादा निर्वाचित को ज्यादा महत्व दिया जाता है। चलिए, क्या मैं आपको आंसर दे पाया वर्षा जी? हाँ जी सर। अच्छा, दूसरा कोई मुझसे सर कह रहा था बीच में, कौन था? यस सर। हाँ सर मैं जी। ये कह रही थी, हम मतलब ये अभी जब आप पढ़ा रहे थे, मैंने भी यही सोचा था कि वो डिक्टेटरशिप में कलेक्टिव कन्वर्ट हो जाएगा। पर हम डिक्टेटरशिप की जगह अगर हम करप्ट बोले, वो ज़्यादा बेस्ट नहीं रहेगा? करप्शन से ही डिक्टेटरशिप, और फिर उससे आगे अराजकता। हाँ, हाँ, क्योंकि देखो, जहाँ आदमी डिक्टेटर बनता है ना? डिक्टेटर बनता है। देखो, डिक्टेटर बनने का एक एथिकल रास्ता है, एक अनएथिकल रास्ता है। कैसे? जहाँ पर एब्सोल्यूट मोनार्की का ही सिस्टम है, जहाँ पर एब्सोल्यूट मोनार्की का ही सिस्टम है, तो वहाँ पर आदमी डिक्टेटर बनता है। और डिक्टेटर, देखो इसको ऐसे समझो, हाँ, एक लाइन में हमेशा कहता हूँ, सही आदमी गलत जगह है, तब वो गलत है। गलत आदमी सही जगह है, तब भी वो गलत है। गलत आदमी गलत जगह है, तब वो सही है, और सही आदमी सही जगह है, तब वो सही है। व्हाट आई मीन टू से, अगर डिक्टेटरशिप इतनी बुरी होती, तो हमारे वहाँ इमरजेंसी होती? नो सर। नो सर। डिक्टेटरशिप जो है, उसको हम लोग उसको गलत क्यों कह रहे हैं?
डिक्टेटरशिप को करप्शन से एकदम जोड़ना गलत हो जाएगा, क्योंकि डिक्टेटरशिप होती है समय की मांग। ऐसा माहौल हो गया है, समझ लो आप लोग डीएम हो, कल भगवान करे आप लोग एसडीएम डीएम बनो, और आप ऐसी परिस्थिति देख रहे हैं कि आपके जो आपका जुरिस्डिक्शन है, एरिया है, वहां पर आप देख रहे हैं कम्युनल राइट हो गया है, भयंकर वाला कम्युनल राइट हो गया है। हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को मार काटने को तैयार है, खून खराबा हो रहा है। उस समय आप क्या करोगे? निवेदन करोगे या धारा 144 लगाओगे? धारा 144। है ना? आप सभी जानते होंगे धारा 144 क्या होती है। यस सर। यस तो सर। तो आपको नहीं लगता धारा 144 कहीं ना कहीं आपको एक डिक्टेटर बनाती है? क्योंकि सर धारा, वो हम एथिकल तरीके से हो गए ना, जैसे आपने अभी बताया था। हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना, धारा 144 में होता क्या है, वो डायरेक्ट आपके आर्टिकल 19 को हिट करता है। आर्टिकल 19 को हिट करता नहीं करता हो? यस और नो? यस सर। जी सर। तो इसीलिए देखो इस बात को समझना है कि डिक्टेटर एक गलत शब्द नहीं है, हम उसे पता नहीं क्यों गलत बनाते हैं। डिक्टेटर ऐसा है जहां की जनता वर्चुअस नहीं होती, जहां की जनता सुन ही नहीं रही, तो इवेंचुअली माँ को क्या करना पड़ता है? डंडा निकालना पड़ता है जब उनका पुत्र सुन नहीं रहा है। ठीक है? सर ये तो मैं गैबली वाली बात होगी ना फिर। ऑब्वियसली सभी, मैंने उन्हीं को तो पढ़ा है, तभी तो मैं ठीक ठाक पढ़ा लेता हूँ आप लोगों को पॉलिटिक्स, क्योंकि मैंने उनके विचार पढ़े हैं ना। आप समझ रहे हैं मेरी बात? और करप्शन की यस जो बात है, करप्शन तो हर जगह है। आप मुझे बताइए भारत में करप्शन है या नहीं है? है सर। और भारत में लोकतंत्र है या नहीं है? है सर। करप्शन जो जन्म लेता है, वो मुख्यतः आपकी ही सोच से जन्म लेता है। जिसको मेरा मेरा बहुत होता है ना, जिसको चाहिए मेरा बच्चा यूएसए में जाके पढ़े, तो ऑब्वियसली वो किसकी तरफ जाएगा? तो ये निजी स्वार्थ की वजह से क्या आता है? करप्शन। ठीक है, चलिए आइए अब मेन टॉपिक में आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर शुरुआत क्या की जा रही है? शुरुआत की जा रही है वही ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम, याद करिए हमने मंडल केस पढ़ा था, अगर आपको याद हो सभी को, इंदिरा साहनी केस 1992 का। तो उसकी शुरुआत हमने देखी थी, किस तरह से वीपी सिंह की सरकार ने एक ऑर्डर पास करवाया था, जिसे हमने क्या बोला? ऑफिस मेमोरेंडम, या जिसको हम जीओ भी बोल सकते हैं, या जिसको हम सर्कुलर भी बोल सकते हैं। यस और नो? तो यहाँ पर यही जी आपको राइटर साहब बता रहे हैं कि हमने स्टार्टिंग इसकी देखी थी कि एक सचिव जो है वो साइन कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दिख रहा है वो सचिव जो साइन कर रहा है, वो जो ऑर्डर है जिसमें 27% आरक्षण दिया जा रहा है ओबीसी को, वो एक एग्जीक्यूटिव ने साइन करा है। ठीक है, अब आइए देखते हैं, अब यहाँ पर एग्जीक्यूटिव वाली बात समझाई जाएगी। अब यहाँ पर ये भी बता रखा है, किस तरह से हमें बताया जा रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर का रोल है, वीपी सिंह साहब जो थे हमारे एग्जाम्पल में, उन्होंने ये फैसला तो उन्होंने लिया ना, और जिसने साइन किया था उनका कोई फैसला नहीं था। जिन्होंने साइन किया था सचिव ने, उनका कोई भी डिसीजन में योगदान नहीं था। ये योगदान था, इस फैसले में अहम भूमिका निभाई थी प्रधानमंत्री जी ने। यस और नो? यस सर। ठीक है, अब यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है कि अब जैसे प्रधानमंत्री जी ने अगर साइन करे हैं, तो वो एक कलेक्टिव था। अब इसको कैसे समझेंगे? बहुत आसान है, आप जानते हैं प्रधानमंत्री के लिए कोई स्पेशल इलेक्शन होते हैं क्या? आपके भारत में प्रधानमंत्री के लिए इलेक्शन है? नो सर। नहीं, इलेक्शन है आपके लोकसभा के लिए, मानते हैं ये बात? और लोकसभा के लिए इलेक्शन है, तो आपको पता ही है लोकसभा में जो सरकार बनाएगा, जो मेजोरिटी में आएगा, बहुमत में आएगा, उनका जो हेड होगा वो क्या कहलाता है? पीएम। पीएम। और ये लोग आपस में ही डिसाइड करते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि राष्ट्रपति ये डिसाइड नहीं कर सकते कि नरेंद्र मोदी जी प्रेसिडेंट बनेंगे। बीजेपी के साथ इस बार आपको बताइए, बीजेपी एक गठबंधन में आई है, कोएलिशन में आई है, और उन्होंने आपस में ही तय किया कि हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा। आपस में उन्होंने तय करके किसका नाम दिया? माननीय मोदी जी। और राष्ट्रपति को ये दिया गया, तो राष्ट्रपति मोदी जी को क्या करेंगे? नियुक्त। तो यहां से हमने क्या सीखा कि हमारे राष्ट्रपति के पास एक ये पावर नहीं है कि वो पर्टिकुलर किसी आदमी को प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त कर सकते हैं। क्या मैं समझा पाया? यस सर। ठीक है, अब यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर पीएम कोई भी फैसला लेंगे, तो ऑब्वियसली वो ये माना जाएगा ये फैसला किसने लिया है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मंत्रिपरिषद ने लिया है। ठीक है, और अगर पीएम अगर रिटायर होते हैं, मतलब पीएम अपना इस्तीफा दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली सारी की सारी मंत्रिपरिषद क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। ठीक है,
तो इसीलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ कि पीएम ने डिसीजन लिया। असल में तो डिसीजन हम मानेंगे एग्ज़ैक्टली कि सारी की सारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का डिसीजन है, पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन है? पीएम। इसीलिए मेरा ये पीएम। स्टेटमेंट आया कि वीपी सिंह का नाम मैं ले रहा हूँ कि जो आपको ओबीसी को जो 27% आरक्षण मिला है, उसमें निर्णय लिया गया था वीपी सिंह के द्वारा और जो ऑर्डर पास किया गया था, वो उस समय के जो सचिव होंगे, उनके द्वारा। तो जो सचिव जिन्होंने ऑर्डर पे हस्ताक्षर करे हैं, ऑब्वियसली उन्होंने डिसीजन नहीं लिया है। क्या मैं समझा पाया? यस सर। चलिए, और चलिए ये तो आप देख लेंगे क्योंकि जो मेन चीजें हैं वही हम पढ़ेंगे। अब देखिए ये है मेन। अब इसीलिए आपको क्या दिख रहा है, एक बंदा फैसला ले रहा है, वीपी सिंह जी ने फैसला लिया। ज्योति जी समझ में आ रहा है? यस सर। वीपी सिंह जो उस समय के प्रधानमंत्री हैं और उस दिन भी मैंने कहा था 8वें और आई गेस ये 8वें ही हैं, ठीक है? एक बार चेक कर लेना आप। तो वीपी सिंह जी ने फैसला लिया, तो फैसला इनके इसमें डाल देते हैं और मानते हैं जो यहाँ पर सेक्रेटरी है, उन्होंने इसमें क्या करा? साइन करा, मेमोरेंडम निकाला। तो यहाँ पर 2 लोग दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है? तो यहीं से हम सीखेंगे, ये वाले हैं, इनको हम कहते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। इनको क्या कहते हैं हम? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं? टेम्परेरी। मैंने पढ़ाया था आपको टेम्परेरी स्टार्टिंग में, ये सुनो। यस सर। बस सिस्टम वही है, बस यहाँ पर याद रखना इनको पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव भी कहा जाता है और जो ये वाले हैं, इनको हम परमानेंट। नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। और एक नाम और है इनका परमानेंट एग्जीक्यूटिव और एक और नाम है इनका सिविल सर्विसेज। क्या है? सिविल सर्वेंट भी आप कह देते हैं इनको। तो यहां से हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि जो एग्जीक्यूटिव है, इसको हम लिख देंगे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ठीक है? और इसको हम लिख देंगे क्या? नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एक इलेक्टेड होते हैं, ये निर्वाचित होते हैं और वही बात होगी, ये कैसे होते हैं? अपॉइंटेड। कैसे होते हैं? और कहीं ना कहीं ये वाले परमानेंट हैं और ये वाले टेम्परेरी। क्या मैं समझा पाया? यस सर। चलिए गुड। तो यहां पर आप देख लो, ये एक आपको दिख रहा है कीवर्ड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और एक क्या दिख रहा है आपको? परमानेंट एग्जीक्यूटिव। चलिए, अब यहाँ पर वीपी सिंह जी की आप सर वो पिक्चर देख रहे होंगे, ये वीपी सिंह जी हैं, ठीक है? अब देखो, कोई भी काम करता है कोई सिविल सर्वेंट, तो वो किसके अंडर करता है? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव, ठीक है? तो लोकतंत्र है भैया, है ना? जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया है, जिन्होंने रिप्रेजेंटेशन किया है, उन्हीं को ज्यादा पावर होगी। चलिए, अब देखो यहाँ पर एनसीईआरटी वही पूछ क्या कह रही है, आपके मन में ये आ सकता है कि व्हाई डज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैव मोर पावर देन द नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव? वही बात है जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था, क्योंकि जो भैया नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो लोग ज्यादा क्या है ना? आपको आईएएस पीसीएस का पेपर क्रैक करना पड़ता है भैया, इतना आसान थोड़ी ना है, इतना बड़ा सिलेबस है। कितना बड़ा सिलेबस है, अब तो आप एहसास हो रहा होगा आपको कितना बड़ा सिलेबस है इसका। तो इतना बड़ा सिलेबस, इतने घंटे पढ़ाई करके हम निकलते हैं और इवेंचुअली हमारे पास कोई पावर नहीं है। नहीं होती। डिसीजन लेने की कोई पावर नहीं है। डिसीजन लेने की कोई पावर नहीं है, एग्जीक्यूशन की पावर है, डिसीजन लेने की कोई पावर नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा अटपटा सा लगता है ना, तो यही क्वेश्चन एनसीईआरटी ने भी उठा रखा है, ठीक है? तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है? पहले यहाँ पर देखो, एक तरफ आपको ये जो है भाई साहब हमारे, क्या नाम है इनका? राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह को मैं डिफेंस कह सकता हूँ मिनिस्टर। ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है यस सर। और ये जो है ये कहीं ना कहीं हमारे क्या है? परमानेंट एग्जीक्यूटिव है ये। ऑब्वियसली आर्मी की नॉलेज ज्यादा किसको होगी? परमानेंट। है ना? अभी इसमें भी हम चर्चा करेंगे कि जिसको इतनी नॉलेज है अपने फील्ड की, उसको परमानेंट होना चाहिए ना, मतलब उसको परमानेंट डिसीजन लेने चाहिए। परंतु डिसीजन कौन लेता है? पॉलिटिकल। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। अभी इसमें भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है? देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि ज्यादातर जो हमारे ये वाले होते हैं जिनको नॉलेज होती है, ये ज्यादातर क्या देते हैं? सुझाव, एडवाइस। सुझाव। ठीक है? जैसे यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल डिफेंस मिनिस्ट्री का दिखा दिया है, यहाँ पर इन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री का दिखा रखा है, ठीक है? क्योंकि आप जानते ही होंगे हर मंत्रालय के साथ, एवरी मिनिस्ट्री, हर मंत्रालय के साथ सेक्रेटरीज जुड़े होते हैं। मानते हैं ये बात?
यस सर। और उनका एक मेन काम होता है कि वो मंत्रियों को राय देंगे, ठीक है, जिससे कि जो मंत्री डिसीजन लेने वाले हैं वो एक लीगल तरीके से लिया जाए और वो भारत के हिसाब से लागू होना चाहिए, क्योंकि भारत की अपनी एक आइडियोलॉजी है, राइट। तो यहां पर ये बता रखा है। अब आगे देखते हैं क्या बता रखा है। इसके पीछे आंसर दे रखा है जो हमें लग रहा है ना, ज्यादा पावर इसको क्यों दे रखी है। ज्यादा पावर इसको दे रखी है बिकॉज वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक वर्ल्ड। हमारे लिए तो दुनिया है ये, इंडिया। तो यहाँ पर जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है वो कैसे हैं, रिप्रेजेंटेटिव है, ये निर्वाचित हैं ये, यानी कि लोगों ने अपनी पावर डिसीजन लेने की वोट के माध्यम से किसको दे रखी है, परमानेंट या नॉन परमानेंट, परमानेंट वालों को। नॉन परमानेंट, नॉन परमानेंट। ठीक है। तभी मैं थोड़ा घुमा रहा हूं जिससे कि आप लोग एकदम माइंड से, नॉन परमानेंट वालों को। आंसर क्या है, बिकॉज दे आर इलेक्टेड। और यहां से हमने क्या थ्योरी डेवलप करी, डेमोक्रेसी में हमेशा इलेक्टेड मेंबर्स के पास ज्यादा पावर होगी कंपैरेटिवली टू दी अपॉइंटीज। यहां से हमारी ये थ्योरी डेवलप हो गई, राइट। इसीलिए इस थ्योरी की वजह से एडुकेशन जो है, जो एडुकेशन है या जो एडुकेटेड आदमी है वो बाईपास हो जाता है। क्या हो जाता है, बाईपास। बाईपास हो जाता है। इसीलिए जो एडुकेटेड आदमी होता है वो इस बात पे प्रश्न चिन्ह उठा लेता है कि यार ये गलत सिस्टम है, पर वो सिस्टम गलत नहीं है, ठीक है। अभी आपको आगे और समझ में आने लगेगा। सर, हाँ जी, हाँ जी। सर हम एक चीज ये बोल सकते हैं कि जैसे हमने देखा कि जो परमानेंट वाले हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव, वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वालों को एडवाइस देते हैं, हम्म, बस डिसीजन नहीं ले सकते। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है वो डिसीजन ले सकते हैं, मतलब एब्सोल्युटली, उनके साइन की वैल्यू है। तो हम ये एब्सोल्युटली। कह सकते हैं कहीं इनडायरेक्टली कि जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है वो मतलब अपनी नॉलेज से और लोगों को देखते हुए अपनी चीज जो वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं वो खुद नहीं कर पा रहे, पर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के थ्रू करवा रहे हैं इम्प्लीमेंट। देखो, ये आप ऐसा कहना चाह रही हैं कि जैसे कोई डीएम साहब जो है वो मिनिस्टर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। देखो, डीएम तो एक अपनी बात रख सकता है, राइट। क्या रख सकता है, अपनी बात। अपनी बात रख लेगा। अब जो मंत्री है उस पर निर्भर करेगा कि वो उनकी बात से एग्री होता है या डिसएग्री होता है, क्योंकि अभी हमने देखा जो मंत्री साहब हैं, फैसला लेने का अधिकार किसके पास है, डिसीजन लेने का, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। एब्सोल्युटली। तो वो, अब वो आपस का तालमेल भी है ना। हो सकता है डीएम साहब काफी इन्फ्लुएंस वाले बंदे हैं, है ना, वो अपने बातों से उनको इन्फ्लुएंस करते हैं मंत्री साहब को। तो वो तो डिपेंड करता है आपकी अपनी बॉडी लैंग्वेज पे, राइट। यस। अब देखो यहाँ पर एक और बात है, हमने ये देखा कि ये पावर ज्यादा, फाइनल डिसीजन की पावर इलेक्टेड मेंबर्स को ज्यादा क्यों है ना, क्यों है, क्योंकि एक और इसके पीछे रीजन है। एक तो है निर्वाचित लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और दूसरा है कि जनता को जवाब इन्हीं को देना पड़ता है। आप मुझे बताइए, जो भी सत्र होते हैं, सेशन होते हैं, आपको पता ही है, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन 3 सेशन हमें दिखाए गए हैं, जिसमें से मिनिमम 2 तो होने ही चाहिए। मॉनसून, सबसे पहले विंटर। आपका बजट आता है, फिर मॉनसून आता है, फिर विंटर। विंटर। तो यहाँ पर आपने कभी देखा कि डीएम साहब जवाब दे रहे हैं विपक्ष को? नो सर। कभी देखना हमने सचिव बैठे हुए हैं वो जवाब दे रहे हैं? तो जवाबदेही भी तो इन्हीं की है। तो सिंपल सी बात है, एक रूल है, एक सिंपल सा रूल है कि जिसको पावर दी जाएगी जवाब भी उसी से लिया जाएगा। यस और नो? यस सर। एक सिंपल सा रूल है, आपने सुना भी होगा, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस और नो? अब मोर पावर, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोर पावर मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मानते हैं? जी सर। तो ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जो आप लोग हैं जो कल अपॉइंट होके निकले हैं इस चीज में, तो आपके पास बड़ी अच्छी बात है कि आप जनता के प्रति आपकी जवाबदेही नहीं होती, नहीं है। नहीं होती है, ठीक है। हालांकि इतना आसान नहीं है, आप पे बहुत प्रेशर होता है, ठीक है। रिपोर्ट आप ही ने बनानी होती है सारी। आई गेटिंग माय पॉइंट? डिस्ट्रिक्ट का यस। कोई भी रिपोर्ट मुख्यमंत्री मांगेगा तो डीएम पहले खड़े हो जाते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं डीएम साहब हमारे, ठीक है। तो कोई भी रिपोर्ट है सीएम मांगेंगे, उनको देनी पड़ेगी। चलिए, यहाँ तक आपको मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग। तो यहाँ पर हमें अभी तक क्या सिखाया गया है कि जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है, इसके पीछे 2 कारण हमें दिख रहे हैं। एक, आप इलेक्टेड है,
इसलिए आपको फाइनल डिसीजन की पावर दी जा रही है। और ऑब्वियसली अगर आप इलेक्टेड हैं तो आपकी क्या है, आंसरेबल हैं आप, आपकी जवाबदेही है। तो ये होने के कारण फाइनल डिसीजन लेने का अधिकार किसके पास है, परमानेंट या